हेलो स्टूडेंट्स, हम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश कुमार भारती का 2.4 लेसन द फॉल ऑफ ट्रॉय। फॉल ऑफ ट्रॉय यानी कि ट्रॉय शहर का विनाश। ट्रॉय एक शहर था जो आज की तारीख में नॉर्थ वेस्ट में एशिया माइनर एरिया में आता है। एशिया माइनर एरिया मतलब टर्की का पूरा एरिया। ट्रॉय सिटी आज के तारीख में वेस्टर्न टर्की का हिस्सा है जो कि चनाकले सिटी से बस कुछ कदम की दूरी पर ही है और जो दार्डेनल्स नदी को लगकर है। ट्रॉय को आज के तारीख में हिजारलिक शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पुराने ट्रॉय की बात करें तो वो एक ऐसा एरिया था जो 3 लाख स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ था जहाँ पर रोमन्स का रूल था। ट्रॉय के युद्ध को ट्रोजन वार के नाम से भी जाना जाता है। ये वार ग्रीस और ट्रॉय के बीच हुआ था। लेसन में ग्रीस के लोगों को ग्रीक्स कहा गया है और ट्रॉय के लोगों को ट्रोजन्स कहा गया है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि लेसन समझने में हमें आसानी हो। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ट्रॉय पर प्रियाम राजा की सत्ता थी जिनकी पत्नी का नाम था हेक्यूबा। प्रियाम को कुल मिलाकर 68 लड़के थे और 18 लड़कियां थी, जिसमें से प्रियाम राजा और हेक्यूबा रानी का सबसे बड़ा बेटा था हेक्टर। हेक्टर ट्रॉय का राजकुमार था जो ट्रॉय का होने वाला राजा था और एक महान योद्धा था और ट्रोजन वार के दौरान पूरी फौज का सेनापति भी हेक्टर ही बना था, जिसने अकेले ने 31,000 ग्रीक योद्धाओं को मारा था। प्रियाम राजा और हेक्यूबा रानी का दूसरा बेटा था पेरिस। पेरिस के पैदा होते ही पता चल गया था कि वो ट्रॉय के विनाश का कारण बनेगा, इसीलिए पेरिस के जन्म के दौरान ही उसे जंगल में छोड़ दिया गया था मरने के लिए। जंगल में किसी ग्वाले ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बाद में एक बॉक्सिंग मैच के दौरान उसकी पहचान का पता लगा और फिर प्रियाम राजा ने उसे अपना लिया। पेरिस ने हेलन को भगाया था जो स्पार्टा के राजा मेन्यूलस की पत्नी थी। हेलन मेन्यूलस की पत्नी होने के साथ ही दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी जो भगवान ज़्यूस की बेटी थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है एगेमेम्नन। एगेमेम्नन मेन्यूलस किंग का बड़ा भाई था जो ग्रीक का सेनापति था ट्रोजन्स वार के दौरान। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओडिसियस। ओडिसियस एक प्रसिद्ध नायक था ट्रॉय के वार के दौरान जो ग्रीक्स के तरफ से लड़ रहा था, यानी कि मेन्यूलस के तरफ से, जिसके चालाकी और छल के कारण ही ट्रॉय की हार हुई थी। आखिरी किरदार है अकिलिस का। अकिलिस थेटिस और पेलुअस किंग का बेटा था। पेलुअस एक इंसान था और थेटिस गॉडेस ऑफ वाटर थी और इसीलिए अकिलिस एक इंसान था जिसका पूरा शरीर वज्र का था, यानी कि उसके शरीर पर कहीं भी घाव नहीं होता था सिवाय उसके पैर के एड़ी के, जो उसका वीक पॉइंट था। क्योंकि अकिलिस जब पैदा हुआ था तो उसकी गॉडेस माँ ने उसे स्टिक नदी में डुबोया था, उसे उल्टा पकड़कर, यानी कि उसके एक पैर की एड़ी को, हिल को अपने हाथ में पकड़कर। हिल को हाथ में पकड़ने के वजह से हिल पर स्टिक नदी का पानी सही से लगा नहीं था, इसीलिए अकिलिस का सारा शरीर वज्र का हो गया था लेकिन उसकी पैर की एड़ी वज्र की नहीं हुई थी। अकिलिस युद्ध में मेन्यूलस के तरफ से लड़ रहा था। तो अब आइए बढ़ते हैं लेसन के तरफ। एपिक का मतलब होता है बड़ी और लंबी कविताएं जिसमें महान देश के नायक का या देश के युद्ध में शामिल हुए वीरों के शौर्य का गुणगान होता है। ये कविताएं हमें ज्ञान देती है कि अभी तक हमारे देश में कौन कौन से राजा होकर गए हैं और हमारे राष्ट्र के पुराने इतिहास के बारे में भी हमें बताती है। इन कविताओं को बनाया गया, गाया गया और सुनाया गया कई सालों तक, इससे पहले कि इन कविताओं को वास्तव में किताबों में उतारा हो या छापा हो। इस तरह इंडियन कल्चर में 2 बहुत मशहूर संस्कृत भाषा में लिखी गई कविताएं हैं, ग्रंथ है, जैसे कि रामायण और महाभारत। बिल्कुल उसी तरह 2 बहुत महान कविताएं हैं यूरोपियन ग्रंथ में जो लिखे गए हैं प्राचीन ग्रीक भाषा में, जिन पोएम का नाम है इलियाद और ओडिसी। इलियाद एक पोएम है जिसमें ट्रोजन वार यानी कि ट्रॉय के वार के बारे में बताया गया है और ओडिसी पोएम में ओडिसियस की लाइफ की स्टोरी बताई गई है कि जब ट्रॉय का वार ख़त्म हो गया था और बाद में जब वो घर लौट रहा था तब की जर्नी उसमें बताई गई है। जिस तरह भारतीय ग्रंथ में हम रामायण और महाभारत की कहानियों से जुड़े हैं, हम उनका चरित्र जानने के लिए ये कहानियाँ पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो लोग
इलियाद और ओडिसी के कहानियों से जुड़े हुए हैं और वो उनका इतिहास जानने के लिए उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं। जिस तरह इंडिया में रहने वाले बच्चों को राम, सीता, युधिष्ठिर, अर्जुन और द्रौपदी की कहानी के बारे में पता है, बिल्कुल उसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहने वाले बच्चे को हेक्टर, ओडिसियस, अखिलिस और हेलन ऑफ ट्रॉय के बारे में पता है, जो दुनिया की सबसे सुंदर औरत थी और जिसके वजह से ग्रीस में रहने वाले ग्रीक्स और ट्रॉय में रहने वाले ट्रोजन्स के बीच 10 सालों तक युद्ध चला था। किसी को नहीं पता कि इन शुरुआती कविताओं के लेखक कौन है। ऐसा माना जाता है कि ये कविताएं देश के साथ ही पैदा हुई और उत्पन्न हुई और इन्हें एक गायक से दूसरे गायक को सौंप दिया गया जब तक कि कोई महान कवि इन कविताओं को अंतिम रूप न दे किसी किताब में छापकर। ऐसा माना जाता है कि इलियाद और ओडिसी को बनाया और लोगों को सुनाया था एक अंधे कवि ने जिसका नाम होमर था। होमर जीसस के जन्म के 900 साल पहले आए थे और वो घूमते रहते थे एक ग्रीक शहर या गांव से दूसरे शहर या गांव अपनी कविताओं को गाते हुए। उनकी कविताएं केवल उन लोगों को मिलती थी जो उन्हें अपने घर में बुलाते थे और उनका सत्कार करते थे मेहमान नवाजी करके। इस भटकने वाले गायक को युगों से सम्मानित किया गया है, न केवल ग्रीस में बल्कि पूरे यूरोप में यूरोपियन कविताओं के पिता के रूप में। इलियाद कहानी है इलियम शहर की यानी कि ट्रॉय की, जो एक अमीर लेन देन वाला शहर था एशिया माइनर में यानी कि टर्की में, जिससे बिल्कुल लगकर एक बारीक समुद्र था जो आगे बढ़कर एजियन समुद्र यानी कि साफ नीले समुद्र से होकर काले समुद्र की ओर जाता था। ट्रॉय व्यापार करने वालों के लिए या खेतीबाड़ी करने वालों के लिए विशेष स्थान था। ट्रॉय के सामने जो समुद्र था उसमें जहाज तैरा करते थे जो माल और अनाज ले जाने का काम करते थे। ट्रॉय के पीछे की ओर ऊंची चट्टान थी जिसका नाम था माउंट आयदा, जो 2 पवित्र माउंटेन थी जिसे माउंटेन ऑफ गॉडेस भी कहा जाता है, और उस माउंटेन पर से कई सारी नदियों की धाराएं बहती थी और जो पहाड़ों की घाटियाँ थी उसे अच्छी तरह से पानी मिला था, इसलिए वहाँ की ज़मीन उपजाऊ थी। हर तरफ मक्के की खेती थी और गाय चारा खाती थी भरपूर घास के भरे हुए मैदान में, और भेड़ बकरियों को पहाड़ के ढलान पर चारा खिलाया जाता था। ट्रॉय शहर के चारों ओर से ट्रोजन्स ने एक मजबूत दीवार बनाई थी ताकि कोई दुश्मन उन पर समुद्र के रास्ते से हमला ना कर सके। जो दीवार थी वो इतनी चौड़ी थी कि लोग उस पर खड़े रहते थे, उस पर बैठते थे और उस पर से चलते थे। ट्रॉय शहर के आलीशान दरवाजे हमेशा खुले रहते थे जिसमें से लोग बाहर जाया करते थे समुद्र के किनारे पर और अंदर आया करते थे जब उनकी इच्छा होती थी तब। पर युद्ध के समय ये दरवाजे बंद किए जाते थे और फिर पूरा शहर किसी मजबूत किले की तरह हो जाता था जो हर हमले से सुरक्षित होता था, जिसकी हर तरफ से बड़ी दीवारें रक्षा करती थी और साथ ही पीछे से बड़ी पहाड़ियाँ भी। इस प्रकार से ट्रॉय एक मजबूत शहर था जिसकी दीवारें मजबूती से रक्षा करने के लिए खड़ी रहती थी और वीर सिपाही भी मजबूती से बचाव करने के लिए खड़े रहते थे। पर ग्रीस के सभी राजाओं ने और महानायकों ने ट्रोजन्स के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। लेसन में कुछ राजाओं की पिक्चर दी गई है जिन्होंने ये जंग छेड़ी थी। पहला वाला है मेनुलस जो हेलन का पति था। दूसरा वाला खुद पेरिस है जिसके वजह से ये जंग हुई थी। तीसरा वाला है डायमेडिस। 4th नंबर पर है ओडिसियस। 5th पर है नेस्टर। 6th पर है अकिलिस जो ग्रीस का महानायक था और 7th पर है एगेमेम्नन जो मेनुलस का भाई था। ये सब राजा वही थे जो हेलन के लिए शादी का प्रस्ताव लाए थे उसके स्वयंवर में, और ये सब अपनी शपथ के लिए लड़ रहे थे जो उन्होंने स्वयंवर में ली थी, एक शर्त के कारण जो ये थी कि जो कोई भी हेलन के स्वयंवर में भाग लेता है उसे स्वयंवर जीतने वाले का यानी कि जो भी हेलन का पति बनेगा उसके भविष्य में होने वाली हर जंग में इन राजाओं को अपना कामकाज छोड़कर उसका साथ देना पड़ेगा। और बस इसी शपथ के कारण सभी राजा ग्रीक्स के तरफ से खड़े थे। ये जंग इसीलिए छेड़ी गई थी क्योंकि ट्रॉय के राजकुमार ने हेलन को अपने विश्वास में लेकर उकसाया था अपने साथ भाग जाने के लिए। हेलन पेरिस के साथ गॉड एफ्रोडाइट की वजह से भागी थी। एफ्रोडाइट का विषय आपको लेसन के 2nd पार्ट में आने वाला है। तो एफ्रोडाइट कौन थी,
और उसने हेलन को कैसे उकसाया था, ये कहानी भी हम देख लेते हैं। पेलुअस और थिटिस की शादी हो रही थी, यानी कि जो अकिलिस के माता पिता है उनकी शादी थी। उन्होंने अपनी शादी में एरेस गॉडेस को नहीं बुलाया था। बदला लेने के लिए एरेस ने शादी में एक गोल्डन एप्पल फेंक दिया था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो सबसे सुंदर औरत है उसके लिए, ताकि शादी में आई हुई सभी औरतों के बीच में झगड़ा लग जाए और शादी खराब हो जाए। अब वो एप्पल एफ्रोडाइट, हेरा और एथीना को मिलता है, तो वो ज़्यूस गॉड के पास जाती है ये पूछने के लिए कि ये एप्पल किसे मिलना चाहिए। ज़्यूस कोई मुसीबत मोड़ नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि एथेना और एफ्रोडिट ज़्यूस की ही बेटियां थी। इसीलिए ज़्यूस ने अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्हें कहा कि धरती पर एक शेफर्ड रहता है जिसका नाम पेरिस है, आप उसके पास जाकर उससे पूछिए, वो आपको सही से बताएगा। अब तीनों भी गॉडेस पेरिस के पास गई। सबसे पहली गॉडेस हेरा ने पेरिस को कहा कि अगर तुम मुझे चुनते हो तो मैं तुम्हें जीते जी राजा बना दूंगी। पेरिस को हेरा की शर्त अच्छी नहीं लगी और उसने मना कर दिया। बाद में गॉडेस एथीना ने पेरिस से कहा कि मैं तुम्हें मिलिट्री पावर दे दूंगी। पेरिस को एथीना की शर्त भी अच्छी नहीं लगी और पेरिस ने मना कर दिया। और फिर उसके बाद एफ्रोडिट ने कहा कि अगर तुम मुझे चुनते हो तो मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को तुम्हारे मोह में पागल कर सकती हूँ। ये बात सुनकर पेरिस ने हाँ कह दिया। तो इसी तरह गोल्डन एप्पल एफ्रोडिट का हो गया। तो इसी तरह एफ्रोडाइट, जो हेलन की ही बहन थी, उसने पेरिस की मदद की हेलन का मन परिवर्तन करने के लिए। पेरिस हेलन को अपने साथ ट्रॉय लेकर आ गया था और ग्रीक्स अपना बदला लेना चाहते थे ट्रॉय से, क्योंकि मेनेलस के साथ गलत हुआ था। और इसीलिए ग्रीक्स अपने अपने जहाज़ में रवाना हो गए थे ट्रॉय के लिए। और ग्रीक्स ने ट्रॉय शहर को बाहर से घेर लिया था और बंद कर दिया था, ताकि ट्रॉय से कोई बाहर आ ना सके। ट्रोजन्स ने भी युद्ध में कड़ी टक्कर दी और इसी तरह ट्रॉय शहर 10 सालों तक बंद रहा। लड़ाई रोज चलती रही, पर ट्रॉय के सीमा पर जो ग्रीक्स ने कब्जा किया था वो ख़त्म नहीं हुआ। एक और ग्रीक्स ट्रॉय शहर को नहीं ले पाए और दूसरी ओर ट्रोजन्स उन्हें दूर भेजने के लिए मजबूर नहीं कर पाए। हर दिन ट्रोजन्स बड़े दरवाजे से बाहर आते थे और ग्रीक्स अपने तंबू में से और जहाज़ में से बाहर आते थे, और ये लड़ाई इसी तरह चलती रहती थी। कभी कभी दोनों सेनाओं के बीच बड़ी लड़ाई होती थी, कभी कभी दो महान नायकों के बीच लड़ाई होती थी, कभी कभी ट्रोजन्स के लिए अच्छा दिन होता था और कभी कभी ग्रीक्स के लिए, लेकिन फिर भी लड़ाई होती रही। युद्ध के दौरान मैदान में दोनों तरफ के महान नायक मारे गए। ट्रॉय का सेनापति वीर हेक्टर, जो पिछले 9 सालों से ट्रॉय का बचाव कर रहा था, आखिरकार मारा गया अखिलिस के हाथों। अखिलिस, जो एक वीर योद्धा था जिसका कोई सामना नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में वो खुद भी मारा गया पेरिस के हाथों एक जहरीले तीर के वजह से, जो उसके शरीर के एकमात्र हिस्से में घुस गया था, यानी कि उसके पैर की एड़ी में, जहां वो घायल हो सकता था। बाद में पेरिस खुद भी मारा गया एक जहरीले तीर से। और इसी तरह ट्रोजन्स अपने ही शहर में कैद होकर थक गए थे और ग्रीक्स अपने घरों को फिर से देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन फिर भी लड़ाई चलती रही। तो इसी के साथ पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल अगस्टस एजुकेशन के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल अगस्टस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।